आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल नंबर 5 तक हमने अध्ययन कर लिया था और 6 न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हमने देखा था। फिर मोबाइल की बैटरी डिस हो गई थी, इस वजह से मैंने उसको वहाँ ब्लॉक कर दिया था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे वापस क्वेश्चन नंबर 6, जिसका हम रिपीट कर रहे हैं कि पास पास फेरों वाली एक परिनलिका 80 सेमी लंबी है। क्लियर? मतलब एक परिनलिका है, उसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर है और इसमें 5 परतें हैं। कितनी परतें हैं इसमें? 5 परतें हैं, जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। एक परत में कितने फेरे हैं? 400 हैं और परतें कितनी हैं? 5। तो कुल कितने फेरे हो गए? 2000। 400 गुणा 5 बराबर 2000। परिनलिका का व्यास 1.0 सेमी है, अर्थात 1 सेंटीमीटर व्यास वाली परिनलिका है। यदि इसमें 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो परिनलिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी का परिमाण ज्ञात कीजिए। मतलब हमें जो है वो परिनलिका के भीतर कितना मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। देखिएगा क्या क्या मान इसने दे रखा है वो देखो। सबसे पहले इसने दे रखा है L बराबर 80 सेंटीमीटर अर्थात 0.8 मीटर। मतलब सेमी को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होगा 100 का भाग लगाते हैं, और जब 80 में 100 का भाग लगाते हैं तो ये 0.8 मीटर हो जाता है। N फेरों की संख्या बताया था कि एक में 400 फेरे हैं और 5 परतें हैं, तो 400 गुणा 5 बराबर क्या हो गया? 2000 हो गया। I बराबर 8 एम्पियर। मतलब 8 एम्पियर की विद्युत धारा उस परिनलिका में प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय क्षेत्र B की वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहा है। क्लियर? देखो, परिनलिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है μ0 N/L गुणा I। ये फॉर्मूला आपका अच्छे से याद होगा आपको, और ये फॉर्मूला नहीं, चैप्टर में किसी चैप्टर में कितने फॉर्मूले हैं इन सबको आप चैप्टर ख़त्म होने के बाद अपने नोट्स में एक साथ लिख लें, ठीक है? और उन सबको फिर एक साथ याद कर ले, अच्छे से याद कर ले, उनको लिख कर याद कर ले। मतलब किसी चैप्टर में उपस्थित समस्त फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, तो ही आप न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई गुणा 10 की पावर -7। हमने बार बार पढ़ा है इसकी वैल्यू को। N का मान है यहाँ पर 2000 और I का मान है यहाँ पर 8 एम्पियर और L की वैल्यू है 0.8 रख दी। ये 0.8 है, नहीं ढंग से नहीं दिख रहा, मैं बना दूँ इसको। 0.8 है। सोल्व कर लीजिए आप इसको। क्या क्या देखो, मैंने अगली स्टेप में इस 0.8 को मैंने 8 लिखा, अर्थात इसका पॉइंट मैंने हटा दिया। इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? 10। क्लियर? अब इस 8 से ये 8 काट दिया। अब आगे देखो, 2 गुणा 4 क्या होते? 8 पाई का पाई। 1 2 3 और 4 जीरो हैं और यहाँ माइनस का 7 है, तो 7 में 4 गए तो माइनस के 3 बच गए। तो B की वैल्यू हो गई 8 पाई गुणा 10 की पावर -3 टेस्ला। चूँकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है तो B बराबर हो गया 8 गुणा 3.14 गुणा 10 की पावर -3 टेस्ला। 16 अगर हम इसको करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 25.12 इंटू 10⁻³ टेस्ला आंसर। क्लियर? बहुत सिंपल सा सवाल था और आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेमी है। मतलब ऐसी वर्गाकार कुंडली है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेमी है, में 20 फेरे हैं। कितने फेरे हैं उसमें? 20। और इसमें 12 एम्पियर विद्युत धारा, 12 को चलो मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ, 12 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है। इसके, ये नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तल पर खींचा गया अभिलंब
अभिलंब आता है, ये भय भालू लिख दिया इसने, अभिलंब। 0.08 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बाद लिखो से, दिशा से कितने डिग्री का कोण बनाता है, कहीं नहीं दिखा, अब मैं आगे देखता हूँ, 30 डिग्री का, से 30 डिग्री का एक कोण बनाता है। कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का परिमाण क्या होगा, परिमाण क्या होगा, वैल्यू क्या कहती है। देखो बहुत ही सिंपल सवाल है। अब वैल्यू देखिए, प्रत्येक भुजा कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर की है। क्लियर। अब ये 10 की है, वर्गाकार है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बोलो, 10 गुणा 10, तो ए बराबर लिख दिया 10 गुणा 10 बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, तो ए बराबर 100 का तो 100 लिख दिया, सेमी स्क्वायर बराबर 10 की पावर माइनस का 2 मीटर स्क्वायर होता है। अब आप कहोगे ये कैसे आया, तो हालांकि आता होगा आपको, फिर भी मैं बता देता हूँ कि 100 सेमी बराबर होता है 1 मीटर। क्या होता है बेटा, 1 मीटर। इसका मतलब 1 सेमी बराबर हो गया 1/100 मीटर, या 1/10 की पावर का 2 मीटर, या 1 सेमी बराबर हो गया 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। बोलो ये बनेगा ना, बिल्कुल ये बनेगा। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो, आप देखो 100 का तो 100 लिख दिया। अब ये सेमी गुणा सेमी है, देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको लिखा मैंने 100 का 100, सेमी स्क्वायर को लिखा मैंने सेमी गुणा सेमी। क्लियर। आगे देखो, इसको मैं काट देता हूँ थोड़ी देर के लिए, 100 का 100 लिख दिया, सेमी की जगह क्या लिखूँगा, ये 10 की पावर माइनस का 2 मीटर गुणा, फिर इस सेमी की जगह लिखो ये 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, या ए बराबर हो गया 100 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 मीटर, मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। सोल्व कर लो तो 10 की पावर, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 4 है, तो माइनस का 2 मीटर स्क्वायर। तो जो वर्गाकार कुंडली इस सवाल में दे रखी थी, हमने उसका क्षेत्रफल कहूँ या एरिया कहूँ, वो हमने ज्ञात कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर। अच्छा आगे देखो, इसमें 20 फेरे हैं, अर्थात एन की वैल्यू कितनी है, 20 है। 12 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, अर्थात आई बराबर है 12 एम्पियर, और बी की वैल्यू दी है 0.08 टेस्ला। देखो इधर, चलो ए की वैल्यू इसने दोबारा यहाँ रिपीट कर दी, मैंने वहाँ भी लिख दिया था। बी की वैल्यू 0.08 टेस्ला है। थीटा का मान सवाल ने दिया था 30 डिग्री। क्लियर। तो कुंडली पर लगने वाला बलागुण का फॉर्मूला आपको पढ़ाया था मैंने कि टो बराबर होता है NIAB साइन थीटा। अब यहाँ एन की वैल्यू क्या है 20, आई की वैल्यू कितनी है 12 थी, 8 थी, 12 थी शायद, 12 ही थी, 12। ए की वैल्यू क्या है बेटा 10 की पावर माइनस का 2, बी की वैल्यू 0.08 और थीटा की 30 है तो साइन 30। कर लो सोल्व कैसे करोगे, 20 का तो 20 लिखा, 12 का 12 लिखा, 0.08 का पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो 8 आ जाएगा, और चूँकि दशमलव के बाद एक और एक दो अक्षर हैं, 2 डिजिट हैं, तो नीचे क्या लगा देंगे हम 100, मतलब 2 शून्य वाली डिजिट यहाँ लिखी जाती है 100, तो 8/100 हो गया। ये 10 की पावर माइनस का 2 था, और साइन 30 होता है 1/2। क्लियर। अब इसको सोल्व कर लो, 2 एकम 2 और ये कट गया 10 बार, 1 0 से इसका 1 0 काट दिया। अब 12 गुणा 8 क्या होते हैं 96, बटे में क्या है 10, और 10 की पावर क्या है माइनस का 2। इसको ऊपर लेके जाओ, चलो ऊपर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 96 में 10 का भाग लगा दो तो क्या आ जाएगा 9.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर। आगे चलते हैं। किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है, अर्थात कैपिटल जी की वैल्यू 12 ओम है। 4 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, कितने की 4 मिली एम्पियर की विद्युत धारा, अर्थात
आई जी बराबर 4 मिली एम्पियर। आई जी क्या है? आई जी वास्तव में धारामापी में प्रवाहित धारा होती है जो 4 मिली एम्पियर सवाल ने दिया है। 4 मिली एम्पियर, 4 एम ए बराबर 4 गुणा 10⁻³ एम्पियर। आप इस गैल्वेनोमीटर को 0 से 18 वोल्ट, वी का मान कितना है 18 है, तो कैसे रूपांतरित करोगे? तो रूपांतरित करने के लिए किसी धारामापी को या किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर या एमीटर में रूपांतरित करने के लिए आपको मैंने बताया था कि उचित मान का शंट प्रतिरोध श्रेणी या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हमें वो शंट प्रतिरोध एस की वैल्यू को ज्ञात करना है। क्लियर? अब यहाँ चूंकि वोल्टमीटर हमें बनाना है तो आपको याद होगा वोल्टमीटर सदैव परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ता है, आपको मैंने बताया था उस टाइम में। और जब वोल्टमीटर समांतर क्रम में जुड़ता है तो शंट प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ेगा? श्रेणी में, उल्टा बताया था। और एमीटर जुड़ता है परिपथ में श्रेणी में और शंट जुड़ता है उसके समांतर में। तो आपको कहा था कि आपको रटना नहीं इस फॉर्मूलेज को, आप केवल डायग्राम याद रखो कि आपको ये तो पता लग ही गया कि वोल्टमीटर बनाना है तो शंट को श्रेणी में जोड़ना है। तो जी तो बनाया मैंने धारामापी और शंट को जोड़ दिया इसके श्रेणी में, और आई जी धारा इसमें बह रही है। क्लियर? तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इसका प्रतिरोध तो जी है, इसका एस है, तो तुल्य क्या हो गया? जी प्लस एस। और प्रतिरोध को जब धारा से मल्टीप्लाई करते हैं, धारा आई जी है, तो हमें क्या मिलेगा? विभवांतर। तो V बराबर हो गया आई जी जी प्लस एस। ऐसी चीज़ आपको मैंने थ्योरी में पढ़ा दी थी, फिर रिपीट हुई है। हमें चूँकि यहाँ पर S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको सोल्व करके किसकी वैल्यू चाहिए अपने को? S की चाहिए। तो इसको इसके नीचे भेज दिया तो V अपॉन आई जी बराबर हो गया G प्लस का S, और G प्लस एस हो गया तो S बराबर हो गया V अपॉन आई जी माइनस का G। ये आई जी है ना, V अपॉन आई जी माइनस का G। आगे चलते हैं। अब इसमें सारी वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा S बराबर 18/4 गुणा 10⁻³ माइनस का 12। इसको आगे सोल्व करो। क्या कर दिया देखो बेटा, मैंने 18 का 18 लिख दिया, 4 का 4 लिख दिया, 10⁻³ जो थी ऊपर गया तो क्या बन गया? 10⁻+3, और उसको लिख दिया मैंने 1000 माइनस के 12 ऐसे कैसे। अब काट लो, 4 को 2 से काटा 2 आ गया, इसको 2 से काटा तो 9 आ गया, 2 आ गया। अब 2 को काटा तो 1000 से क्या बन गया? 500। सही है, इस 2 को भी काट लिया है, 500 आ गया, और 9 5 4500 माइनस का क्या हो गया? 12 बराबर 4488 ओम। अर्थात जो वोल्टमीटर अब वहाँ पर जो बन रहा है वोल्टमीटर, उसमें जिस परास का उसको वोल्टमीटर चाहिए उसके लिए उसमें 4488 ओम का शंट प्रतिरोध जोड़ना आवश्यक है। क्लियर? अगला सवाल देखो, किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है। इसका मतलब हो गया जी की वैल्यू है 15 ओम। 4 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, आई जी का मान कितना है? 4 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह पूर्ण स्केल का विक्षेप दर्शाता है। आप इस गैल्वेनोमीटर को 0 से 6 एम्पियर परास का, देखो वहाँ तो हमने वोल्टमीटर बनाया था, यहाँ क्या बना रहे हैं? एमीटर। तो 6 एम्पियर परास का, अर्थात आई का मान क्या हो गया? 6 एम्पियर। एमीटर में कैसे रूपांतरित करोगे? तो वही शंट का शंट निकालना है। तो जी की वैल्यू इसने 15 ओम दे दी, आई जी की वैल्यू इसने 4 मिली एम्पियर दे दी, आई की वैल्यू इसने 6 एम्पियर दे दी, और एस की वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहा है। करिए सो। तो आपको बताया था मैंने कि एमीटर को सदैव परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी में। तो शंट जुड़ेगा उसके समांतर में। तो ये जी के समांतर मैंने क्या जोड़ दिया बेटा? शंट प्रतिरोध एस को जोड़ दिया है। अब आई धारा इसमें घुसी थी, मैंने माना इसमें आई जी धारा चली गई, तो बच गई जो आई माइनस आई जी इस एस से गुजर जाएगी। ऐसा हमने थ्योरी में पढ़ लिया था। अब आई जी गुणा जी बराबर हो जाएगा आई माइनस आई जी गुणा एस, आई माइनस आई जी गुणा एस। क्लियर? अब इसको सोल्व करके एस की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो एस बराबर हो जाएगा आई जी बटे आई माइनस आई जी गुणा कैपिटल जी।
ठीक है। अब S बराबर हो गया IG की वैल्यू क्या है, वही 4 मिली एम्पियर थी ना, देखो ये वाली रख दो यहाँ पे। तो IG की है 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 3। I का मान कितना है, 6। IG का मान कितना है 0.004। अब आप कह सकते हो कि सर आपने IG की वैल्यू फिर ये क्यों नहीं रखी, है ना। ये भी लिख सकते हो, पर उसको सोल्व करने में आपको दिक्कत आएगी, इस वजह से मैं इसकी एक वैल्यू और लिख देता हूँ 0.004। ठीक है। और आपको ये भी नहीं आता कि इससे ये आया कैसे। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है तो फिर आप ध्यान से देखो, ये ऐसे था 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4/10 की पावर 3। समझ में आई बात, क्योंकि 10 की पावर माइनस का 3 ऊपर था, नीचे गया तो प्लस का 3 हो गया। ये 4 बटा ये हो जाएगा 1000, ठीक, या भाग लगाओ 1 2 3 है ना, तो 1 1 2 और 3 और फिर लगाओ पॉइंट, ऐसे तरीका होता है। और इसके पहले एक 0 और लगा लो तो 0.004 आएगा, जो मैं यहाँ लिख चुका हूँ। इसका मतलब इस IG की जगह तो आप रखोगे 10 की पावर माइनस का 3 वाला सिस्टम, और इसकी जगह रखो 0.004 गुणा G का मान है 15। सोल्व करना इसको थोड़ा कठिन है, तो सोल्व करना देखो आप। देखो क्या किया मैंने आगे चल के, मैंने क्या किया कि ये 6 में अगर इसको मैं घटाऊँ तो ये लगभग 6 के बराबर प्राप्त होगा, अर्थात वैसे देखा जाए तो ये 5.996 आना चाहिए, है ना, 5.996 आना चाहिए, जिसको मैं लगभग 6 कह रहा हूँ। इस वजह से मैंने यहाँ लिखा S और लगभग बराबर का चिन्ह लगा दिया। S लगभग बराबर है 4 गुणा 10 की पावर माइनस 3 बटे 6 10 और गुणा 15। ठीक है। अब जो सोल्व हो रहा है ना उसको सोल्व कर लो। कैसे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, क्लियर, और 5 दूनी 10 और 10 की पावर माइनस का 3, 10 की पावर माइनस का 2, या 1/10 की पावर प्लस का 2, या 1/100, या 0.01। इतने का संट अगर हम लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, बोलो, एमीटर बन जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल था। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते चलें इसको, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रखा है इसके साथ, और आपको समझना है तो कैसे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक 6.28 मीटर लंबे तार से 0.1 मीटर त्रिज्या की कुंडली बनाकर इसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की गई है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या क्या वैल्यू इसने हमें दी है वो देखो आप। फेरों की संख्या के लिए इसने देखो एक अलग हिसाब दिया अपने को, सीधी इसने हमें फेरों की संख्या नहीं दी। हिसाब को समझो कि एक 6.28 मीटर लंबा तो क्या है, तार है। कितना मीटर लंबा तार है, 6.28 मीटर लंबा तार है, और इतने मीटर त्रिज्या की कुंडली बनानी है। तो इसका मतलब इतने मीटर त्रिज्या की कुंडली है, तो मतलब एक कुंडली में 2πr, अगर इसको मैं r कह दूं तो 2πr के बराबर तार काम आ जाएगा। तो 2πr का मैंने क्या लगा दिया, भाग, और l रख ली लंबाई। मतलब मैंने माना कि ये l मीटर लंबा तार है और इतने की इसमें त्रिज्या है। जैसे मान लो हमारे पास खूब बड़ा तार है, जैसे ये तार है ना। अब इसमें ये कह रहा है कि ऐसे इस, जैसे मान लो ये r है, ये l का तार है, और ये कितना है, r है। तो एक फेरे में कितना काम आएगा, परिधि के बराबर तो आएगा, जो कितना हो गया, 2πr। तो मान लीजिए भाई ये 2πr के बराबर है, तो अगला 2πr है, अगला 2πr है, अगला 2πr है। तो अगर अपन इन सबको काउंट कर लेंगे तो हमें फेरों की संख्या मिल जाएगी। या यूँ कहूँ, इसको जब हम गोल गोल घुमाएंगे तो इतने में एक फेरा बनेगा, फिर एक फेरा बनेगा, फिर एक फेरा बनेगा। इसका मतलब l अगर लंबाई है, उसमें अगर 2πr अर्थात इसकी परिधि का भाग लगा दें हम, तो हमें एक फेरों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो फेरों की संख्या n बराबर क्या हो गया, l/2πr।
या n बराबर L की वैल्यू 6.28 है, 2 पाई की जगह 2 गुणा 3.14 है, R का मान 0.1 है। सोल्व कर लो बेटा। 3.14, 3 दूनी तो 6 होते हैं, 14 दूनी 28 होते हैं, तो ये कट गया एक बार और ये कट गया 2 बार। साथ में इस 2 से ये 2 भी कट गया, तो यहाँ ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 0.1, अर्थात 10/1, n का मान 10। इसका मतलब जो कुंडली हमने बनाई ना, उसमें कितने फेरे हैं? 10 फेरे हैं। क्लियर? कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर है μ0 Ni/2r। अब μ0 की वैल्यू तो क्या होती है? 4 पाई गुणा 10⁻⁷। n की वैल्यू है 10 और I की वैल्यू है 1 एम्पियर की धारा थी बेटा इसमें, 1। चाहो तो आप यहाँ लिख लो इसकी वैल्यू, n का मान तो 10 था ही, I का मान तो क्या है? 1 एम्पियर, और R की वैल्यू है, R की वैल्यू थी कितना? 0.1 मीटर, और n का मान कितना था? 10 था। और कुंडली के केंद्र पर सूत्र यही होता था, क्योंकि तार वाले में तो पाई आता था, 2πr होता था, और कुंडली वाले में सिंपल आता है। तो B बराबर हो गया μ0 Ni/2r, या B बराबर μ0 की वैल्यू क्या है? 4 पाई 10⁻⁷, n की वैल्यू क्या है? 10, I की वैल्यू क्या है? 1, 2 का 2, और R की वैल्यू है 0.1। 2 से काटा तो 2 पाई आ गया। इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10, तो ये तो बन गया 2 पाई 10⁻⁷ गुणा 10, और 1 10 इसकी वजह से यहाँ पर बन चुका है। कर लो सोल्व। 2 पाई का 3.14, और 2 इसमें कम कर दे, 10 की पावर क्या बन गया? -5। मल्टीप्लाई कर लो, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, तो B बराबर हो गया 6.28 गुणा 10⁻⁵ टेस्ला। आगे चलते हैं। एक मीटर लंबा चालक तार है जो 0.98 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा है। यदि इस तार पर 1 किग्रा भार बल कार्यशील है तो तार में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। देखिएगा, L की वैल्यू क्या है भाई? 1 मीटर है ना, तो L का मान क्या है? 1 मीटर। इतना टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है, B का मान है 0.98 टेस्ला। यदि तार पर 1 किग्रा भार का बल, ये 1 किग्रा भार को समझो, F बराबर 1 किग्रा भार। बेटा भार बराबर होता है, समझो यहाँ पर F बराबर होता है mg, भार भी यही होता है ना, W बराबर mg। m की वैल्यू क्या है? 1 किग्रा, और g का मान हम जानते हैं 9.8 होता है, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 9.8 न्यूटन। समझ में आई बात? इसलिए यहाँ F का मान 9.8 न्यूटन लिख रखा है। 1 किग्रा भार जो है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। क्लियर? तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात I की वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो बल F बराबर क्या होता है? IL भी साइन थीटा, अपने अच्छे से पढ़ा था हमने। थीटा का मान यहाँ पर 90 डिग्री है। क्लियर? क्योंकि ये क्या कर रहा था? देखो लंबवत रखा है। क्या रखा हुआ है? लंबवत रखा है, तो थीटा का मान क्या बनेगा? 90, और साइन 90 का मान क्या बनेगा? 1। क्लियर? तो F बराबर क्या हो गया? IL भी। हमसे ये I की वैल्यू पूछना चाह रहा, तो I बराबर हो गया F/LB। सारी वैल्यू रख दो। I बराबर F का मान तो 9.8 है, L का मान 1 मीटर था, और B का मान 0.98। सोल्व करने का तरीका समझो। I बराबर 9.8 का जब पॉइंट हटा देते हैं तो बट्टे क्या आ जाता है? 10। तो ये हो गया 98/10, और ये क्या हो जाएगा? 98 ऊपर क्या चला जाएगा? 100, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ दो है, 2 अक्षर 2 डिजिट है, तो 100 बन गया। अब 98 से कट गया 98, 0 से कट गया 0, तो क्या आ गया? I का मान 10 एम्पियर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कभी नहीं उलझना, किताबों के बड़े बड़े क्वेश्चन में उलझना नहीं है। आप ये सिंपल वाले क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझना है। और अगर इन सब को पढ़ने के बाद आप में एनर्जी बचती है तो फिर आप
किसी प्राइवेट पब्लिशर की बुक पे या गवर्नमेंट बुक पे जा सकते हैं। क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन भी, एक 6 सेमी औसत त्रिज्या, आर का मान कितना है 6 सेमी 0.06 मीटर, 20 फेरों वाली कुंडली, एन का मान है 20, 1 एम्पियर की धारा, आई का मान है 1, इसके अक्ष पर केंद्र से 8 सेमी की दूरी पर, ये समझो, अर्थात x की वैल्यू क्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है, x बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर 0.08, b की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहे हैं। और आपको मैंने उस टाइम भी कहा था कि कुंडली के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला था वो आपको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, b बराबर μ0 ni r² r² प्लस x² की होल पावर 3/2। ये फॉर्मूला आपको याद होना ही होना चाहिए हर हालत में। हालांकि कठिन है फॉर्मूला थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आपको ये याद करना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, याद करना है, हर हालत में इसको आपको याद करना है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि इसमें तो सोल्व करने का जो मेथड होता है ना वो यूनिक है, थोड़ा सा कठिन है, इसलिए थोड़ा टेक्निकल सवाल इस सूत्र से बनता है। देखो आप जो वैल्यू हमें दे रखी है वो रखो। μ0 का मान 4 पाई गुणा 10⁻⁷ होता है, n का मान 20 होता है, i का मान 1 होता है, r का मान 0.06 गुणा 0.06 होता है, सवाल में दे रखा था, 2 का 2 होता है, r का मान 0.06 का स्क्वायर हो गया, और x का मान था 0.08 का स्क्वायर हो गया, पावर 3/2 थी तो पावर क्या लगा दी 3/2 लगा दी। सोल्व करो इसको, समझो मेरी बात को बेटा। 4 पाई गुणा 10⁻⁷ ऐसे कैसे आ गया, 20 भी आ गया। अब इसके हटाएंगे, इसको हटाएंगे ना तो 10⁻⁻² तो इसके बनेगा, 10⁻⁻² इससे बनेगा, मिलके क्या बनेगा 10⁻⁻⁴, और साथ में क्या बनेगा 6 छंगा 36। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों से ये लाइन कैसे बनी, तो देख लो आप यहाँ पर 0.06 गुणा 0.06, अगली स्टेप में मैंने क्या किया 6/1 और 1 2 है ना तो 100 लगा दिया, 6/100 लगा दिया, 6 छंगा 36 हो गया बटा 1 2 3 और 4 हो गया, यह 36/10⁻, या फिर 36 गुणा 10⁻⁻⁴, ऐसे आया है 36 गुणा 10⁻⁻⁴। साथ में मैंने क्या किया 2 का 2 लिख दिया, ये 6 का 6 लिख दिया, और पॉइंट हटाऊंगा तो 100 आ जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर, और ऐसे ये भी, और स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ ध्यान दो आप, इसको तो मैं छोटा कोष्टक बना रहा हूँ और इसको भी छोटा कोष्टक बना रहा हूँ। क्लियर। और भार 3/2 है। सोल्व करना ही इसको थोड़ा कठिन है, इसलिए आपको ध्यान देना है, इसमें टेक्निकल बात है। इसमें 4 पाई का 4 पाई लिख दिया, 36 का 36 लिख दिया, ठीक है। अच्छा 2 से 2 काट दिया, चलो ऐसे करता हूँ मैं, इस 2 से इसको काटा तो कितना आ गया 10, 7 और 4 11 होते हैं ना, 11 में 10 गया, 1 गया तो 10 बच गया, तो 10 की पावर क्या बन गया -10। तो 4 पाई गुणा 36 गुणा 10⁻⁻10 बटा स्क्वायर कर रखा है ना, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 8 का स्क्वायर होता है 64, 100 का स्क्वायर होता है 10,000। ठीक, करो सोल्व। 4 पाई गुणा 36 10⁻⁻10। अब देखो दोनों के हर जो है समान है ना, दिख रहे हैं आपको समान, तो अंश जुड़ जाएंगे, आपने पढ़ा होगा। तो मैं समझा देता हूँ इस चीज़ को भी कि ये है 36/10,000 और 64/10,000। लघुत्तम लो 10,000 ही आएगा लघुत्तम, तो दोनों में इक्वल है। यहाँ से क्या आएगा 36, यहाँ से क्या आएगा 64, दोनों को जोड़ो कितना आएगा 100, 100/10,000, 2 0 से 2 0 काट दो तो क्या आएगा बेटा 1/10,000।
100। तो देखो ये 1/100 लिख दिया मैंने। अब 1/100 लिख दिया ना, इसको भी देखो कैसे सोल्व करेगा। इसको लिखा मैंने 4 पाई गुणा 36 10⁻⁻2 बटा, इस 100 को लिखा बेटा मैंने 10⁻2 लिख सकता हूँ ना 100 को, और बाहर क्या आ गया 3/2। क्लियर। इसको और समझो, देखो थोड़ा सा। इसको मैं ऊपर वाली संख्या को तो यूं का लिख दिया 4 पाई गुणा 36 10⁻⁻2 बटा, ये लो, और इसको लिखा मैंने 1/10 की पावर क्या हो जाएगी 2। लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ऊपर क्या है 3/2, ये आएगा। अब इस 2 से 2 कट जाएगा तो 10 की पावर क्या बनेगा ये 3, तो लाइन बन जाएगी 4 पाई गुणा 36 -2 बटा 1/10 की पावर 3 अर्थात 1/1000। 1/1000 था ना, वो घूम के ऊपर चला जाएगा तो 1000 बन जाएगा। तो ये 4 पाई गुणा 36 10 की पावर माइनस का, यहाँ 2 कैसे ला रहा था मैं, ये 10 है भैया, है ना, इसको 10 ये 10 था, और ये हो गया 10 के 10 और गुणा 1000। अब ये देखो 36 गुणा 4, इसको समझो। 36 गुणा 4 क्या होती है, पहले इसको देख लो। b बराबर 36 को 6 चौका 24 को चौको 80 लग 2 12 2 गुणा पाई की वैल्यू होती है 3.14, 10 की पावर क्या बन जाएगा -7। और 144 को जब 3.14 से गुणा करोगे तो आएगा 452.16 और 10 की पावर -7 टेस्ला। या इसको क्या किया मैंने 4.52 गुणा 10 की पावर -5 टेस्ला। अब इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आई, इसका रीज़न सुन लो आप। क्योंकि हमारी परिपाटी है एक स्थान छोड़ के दशमलव लगाने की, अर्थात इसको 4.52 लिखना हमें है यहाँ पर, है ना। और 4.52 लिखने के लिए भाई 452.16 को मैं अगर ये लिखना चाह रहा हूँ तो मुझे 100 का भाग लगाना चाहिए, ताकि पॉइंट यहाँ से खिसक कर यहाँ जाए। और 100 का भाग लगाया तो 100 से क्या करना चाहिए बेटा, गुणा भी करना चाहिए। और 10 की पावर -7 यहाँ पर चल ही रहा था टेस्ला में। तो ये तो बन गया 4.52 और 10 की पावर -7 को 100 से गुणा किया तो क्या बन गया 10 की पावर -5 टेस्ला। सवाल तो सिंपल था, लेकिन इसको जो कैलकुलेशन जो करना है ना, वो एक जटिल काम है। और इस जटिल काम में अच्छे बच्चे मात खा जाते हैं। इसलिए आप इसको 2-3 बार देखिए सवाल की, और फिर इसको रफ कॉपी में करके भी देखिए सोल्व। हालांकि कठिन नहीं है, अगर 1-2 बार आप इसको पढ़ लोगे तो आपके सामने दिक्कत नहीं आएगी और आप इसको आसानी से कर सकते हो। 2-3 न्यूमेरिकल और बच रहे हैं, उनको भी साथ देख लेते हैं इसी वीडियो में। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 33 मिनट का तो हो चुका है, और अभी शायद 40-42 मिनट तक का जाएगा। एक परिनलिका के क्रोड की 1 मीटर लंबाई पर 1000 फेरे, मतलब लंबाई कितनी है 1 मीटर है, फेरे कितने हैं 1000 हैं। इसमें 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात I का मान 2 एम्पियर है। तो चुंबकन क्षेत्र H का मान ज्ञात कीजिए। हालांकि चुंबकन जो क्षेत्र शब्द है वो अभी तक आपको मैंने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि आगे आने वाले पाठ में आएगा, अगले चैप्टर नंबर 8 में आ जाएगा। थोड़ा देख लेंगे इसके बारे में भी, ज़्यादा अंतर नहीं है। क्या क्या वैल्यू दी है वो देखो। L बराबर 1 मीटर, लंबाई 1 मीटर थी, फेरे थे 1000, I का मान 2 एम्पियर, H की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो चुंबकन क्षेत्र नहीं है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसको गलत लिख दिया यहाँ पर, ये है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है μ0 N/L गुणा I। पढ़ा हुआ है ना अपना परिनलिका का, इसको इसके नीचे भेज दो तो ये बन गया, ठीक है। और ये B/ जो μ0 है ना, ये H कहलाता है, इसी को चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकन क्षेत्र की डेफिनेशन आपको अगले चैप्टर में मैं पढ़ा दूंगा, वहाँ सिलेबस में हमारे दे रखी है।
तो H बराबर हो गया NI/L। ये H बराबर वापस NI/L 2 बार रिपीट कर दिया, इसको मैं काट देता हूँ, आवश्यकता नहीं है। यह H बराबर N का मान 1000 है, I का मान 2 है बटा 1, या 2000। और H की जो वैल्यू होती है वो एम्पियर प्रति मीटर होती है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 10 सेमी औसत त्रिज्या के एक टोराइड में 1000 फेरे, मतलब कोई टोराइड है उसमें उसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, 10 सेमी है, फेरे कितने 1000 है। इसमें 0.1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू को ज्ञात करो। आर का मान 10 सेमी दिया, 0.1 मीटर दिया, 1000 फेरे एन का मान, आई का मान 0.1 एम्पियर है, और ये हमसे बी की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है, किसके लिए, टोराइड के लिए। तो देखो टोराइड के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर μ0 N/2πr गुणा I। क्लियर। अब μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई गुणा 10⁻⁻⁷, N का मान होता है 1000, I का मान होता है 0.1, और ये 2 पाई और 0.1 काट लो। 2 पाई से 4 पाई कट गया तो 2 आ गया, 0.1 से 0.1 कट गया। अब ये 2 का 2 लिख दिया, 10⁻⁷ गुणा 1000 है तो 10⁻⁴ और टेस्ला आंसर। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन y अक्ष के अनुदिश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में x अक्ष की ओर गति कर रहा है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है, वो किधर है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है y अक्ष के अनुदिश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर है बेटा, y अक्ष के अनुदिश है, इसलिए b वेक्टर का मान bj कैप। भाई y अक्ष जो होता है ना, वैसे हालांकि ये बात आपको पता होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ, ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष, और ये होता है z अक्ष। ये मूल बिंदु 0 होता है, ये होता है i कैप, ये होता है j कैप, और ये होता है k कैप। क्लियर। तो x अक्ष की साइड का जो एकांक सदिश होता है उसको हम i कैप से लिखते हैं, y अक्ष की साइड जो होता है उसको j कैप कहते हैं, और z अक्ष वाले को हम k कैप कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन है वो y अक्ष के अनुदिश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र किधर है, y अक्ष के अनुदिश है, तो b वेक्टर की वैल्यू है bj कैप। x अक्ष की ओर गति कर रहा है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो x अक्ष की साइड में गति कर रहा है, इसका मतलब v की जो वैल्यू है वो vi कैप है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन x अक्ष की साइड में जा रहा है, x अक्ष की साइड में i कैप दे रखा है एकांक सदिश, तो v वेक्टर इज इक्वल टू vi कैप। कार्यत बल की दिशा F की वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहा है, और Q का मान दे रखा है -e, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -e, इसलिए Q बराबर क्या हो गया, -e। चुंबकीय बल F वेक्टर इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये फॉर्मूला तो हम अच्छे से जानते हैं। Q की जगह रख दिया -e, V वेक्टर की जगह रख दिया vi कैप, B की जगह रख दिया bj कैप। अब मैंने क्या किया, -e ऐसे कि ऐसे vb को बाहर निकाल लिया, i क्रॉस j यहाँ लिख दिया, समझ गए। और i क्रॉस j क्या होता है बेटा, k। हालांकि अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो आप 11वीं क्लास में जो सदिश गुणनफल वाला टॉपिक है उसमें समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं, मैं उसका अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा दूँगा। तो ये हो गया -evb, और i क्रॉस j क्या होता है, k कैप होता है, इसलिए ये हो गया F बराबर, इस माइनस के चिन्ह को मैं इसके साथ सेटल कर देता हूँ, तो evb माइनस का k कैप। देखो मेरी बात को, x अक्ष की साइड में एकांक सदिश i कैप है, तो माइनस के x की साइड में माइनस का i कैप रहेगा, अर्थात अगर मैं इसको इधर बना दूँ, माइनस का x कह दूँ, तो ये रह जाएगा माइनस का i कैप। ऐसे माइनस के y में माइनस का j कैप और माइनस के z में माइनस का k कैप रहेगा। तो चूंकि अब यहाँ माइनस का k कैप आया है ना, तो इसका मतलब ये जो बल लगेगा वो माइनस के z अक्ष की दिशा में लगेगा, अतः बल -z अक्ष की दिशा में लगेगा। और इसके बाद आ रहे हैं बोर्ड के पेपर, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हो गए ख़त्म।
चैप्टर काफ़ी बड़ा था, बहुत लंबी वीडियो मुझे इसमें बनानी पड़ी और आज का वीडियो ये 40 मिनट का हो गया है, तब जाके ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए हैं। जबकि 15-20 मिनट का वीडियो हम न्यूमेरिकल में पहले भी मैं पोस्ट कर चुका हूँ। 15 न्यूमेरिकल हमारे इसमें है और इतना इम्पोर्टेंट है कि और चैप्टर 3 और ये अकेला बराबर है। समय बहुत ज़्यादा लग गया, लेकिन आप निराश न हों, क्योंकि अगले जो चैप्टर आ रहे हैं वो छोटे आ रहे हैं, उसमें हम आसानी से कम समय में उनको कवर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल को आप बेवजह किताबों के न्यूमेरिकल में न उलझें। इन न्यूमेरिकल्स को समझ में आना चाहिए। अगर ये आपको समझ में आ गया और फिर आप में एनर्जी बचती है तो आप उन पे जा सकते हो। समझ में आपको ये ही नहीं आए और फिर आप किताब वाले न्यूमेरिकल पर भाग रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। इनको समझना सबसे पहला काम है, उसके बाद किताब पे जाना है। क्लियर? तो आप इससे कंफ्यूज न हो। मैटर मैं आपको 100% ऑथेंटिक मैटर दे रहा हूँ। पिछले 12 साल का मेरे द्वारा जो अनुभव मैंने प्राप्त किया उसका ये मैटर है और आप इस मैटर पर 100% भरोसा रखिए। इस मैटर से मैंने लगभग 4-5 हज़ार बच्चे पढ़ा दिए हैं और सभी बच्चे आज कामयाब हैं। और कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी जो हिंदी इंग्लिश में फेल होने लायक होता है वो भी इस मैटर से फिजिक्स में पास हो जाता है, क्योंकि ये मैटर काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में है। बजाय और स्कूलों में जो कंडीशन है फिजिक्स के टीचर्स की, वहाँ फिजिक्स ऊपर से जाती है, सर के ऊपर से। लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के हमारे वीडियो को देखते हो तो फिजिक्स आपको 100% समझ में आएगी और एग्ज़ाम में आपको पेपर जो मिलेगा बिल्कुल इसी पैटर्न पे मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज होने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप निसंकोच इस मैटर का अध्ययन कर सकते हो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।